Hello students, myself Dr. Sneha Babil, Assistant Professor, Accountancy and Business Statistics, Government Meera Girls College, उदयपुर। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ सेक्शन 44AA अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। व्यवसाय एवं पेशे शीर्षक की आय में आप लोगों को मैंने अब तक ये बतला दिया है कि किसी भी असेसी की बिजनेस से होने वाली इनकम या उस असेसी को एज अ प्रोफेशनल पर्सन जो भी इनकम अर्न हो रही है वो इनकम कहाँ जाएगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में। और अब आय के प्रत्येक शीर्षक की अपनी विशेषता होती है। जनरल प्रोविजंस जो हैं वह रिलेटेड टू इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंतर्गत क्या लेखांकन पद्धति रहेगी, अनिवार्य रूप से जो है वह लेखे कब रखे जाएंगे। सेक्शन 44AA जो है वह एक्सप्लेन करती है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं लेखांकन पद्धति, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। किसी भी व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ की गणना करने हेतु किसी समुचित लेखांकन पद्धति को अपनाना आवश्यक है। इस संबंध में आयकर अधिनियम 1961 में यह प्रावधान है कि करदाता दो पद्धतियों में से किसी भी एक लेखांकन पद्धति को अपना सकता है। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में या तो मर्केंटाइल दैट इज कॉमर्शियल सिस्टम या फिर कैश सिस्टम। तो मर्केंटाइल में करने पर व्यापारिक लेखे इस आधार पर बनाए जाते हैं कि गत वर्ष की समस्त आय गत वर्ष में ही कर योग्य होगी, चाहे ऐसी आय प्राप्त हुई हो अथवा नहीं, यानी ड्यू बेसिस पे। इस प्रकार से गत वर्ष के सभी व्ययों को गत वर्ष में ही अपलिखित किया जाएगा, चाहे उनका भुगतान गत वर्ष में हुआ हो अथवा नहीं। व्यापारिक पद्धति में अंतिम खाते बनाते समय मुख्य रूप से अदत्त व्ययों के लिए, पूर्वदत्त व्ययों के लिए और अग्रिम प्राप्त आयों के लिए एवं अनुपार्जित आयों के लिए समायोजन किए जाते हैं। इस पद्धति को देयता के आधार पर लेखे रखना भी कहा जाता है, एक्यूरल बेसिस, ड्यू बेसिस जिसे कहते हैं। और इसमें करदाता को अगर कॉमर्शियल बेसिस, मर्केंटाइल बेसिस अपनानी तो दो नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, NAS1 और NAS2। 1 क्या है? लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण हेतु राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप प्रथम, और 2 है पुरानी अवधि के समायोजन एवं असामान्य मदों के प्रकटीकरण हेतु राष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप द्वितीय। अब हम बात करते हैं रोकड़ पद्धति, कैश सिस्टम, सेक्शन 44AA। इस पद्धति में आय की गणना करते समय केवल ऐसी आय को ही सम्मिलित किया जाता है जो गत वर्ष में प्राप्त हो गई है, चाहे उसका संबंध पिछली अवधि से हो अथवा आगामी, यानी कैश बेसिस। ऐसे ही व्यय को घटाया जाता है जिसका भुगतान नकद में कर दिया गया हो, चाहे व्ययों का संबंध किसी भी अवधि से हो। यह पद्धति विशेष रूप से पेशागत आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सेवा प्रदान करते हैं एवं उन्हें यह पूर्ण विश्वास नहीं होता है कि उनकी सेवाओं का पारिश्रमिक मिलेगा अथवा नहीं, जैसे कि चिकित्सक, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट आदि। सेक्शन 44AA। अनेक प्रकार के व्यय होते हैं जिनका कभी भी भुगतान नहीं किया जाता, हास, डूबत ऋण, मालहानि, अतः इस प्रकार के व्ययों की देयता के आधार पर छूट मिल जाती है। अब इम्पॉर्टेंट वर्डिंग दैट इज हाइब्रिड सिस्टम, और जिसे हम कहते हैं कि मिक्स सिस्टम ऑफ बोथ इज नॉट अलाउड। ये है इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 145 के अनुसार कोई भी करदाता दोनों पद्धतियों को मिश्रित रूप से नहीं अपना सकता। जैसे यदि करदाता यह चाहे कि आय का लेखा तो प्राप्ति के आधार पर रखा जाए, परंतु व्ययों के संबंध में सभी व्ययों की कटौती प्राप्त कर ली जाए, चाहे व्ययों का भुगतान हुआ हो अथवा नहीं, तो करदाता ऐसा नहीं कर सकता है। हाइब्रिड सिस्टम और मिक्स सिस्टम ऑफ बोथ इज नॉट अलाउड। सेक्शन 44A अनिवार्य रूप से लेखा रखना, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की विशेष शर्तों की पूर्ति होने पर एक करदाता को लेखा रखना। तो सेक्शन 44AA मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनता है।
लेखे रखने अनिवार्य हैं। यद्यपि वाणिज्यिक आधार पर सभी व्यक्तियों को अपने लेखे रखने चाहिए, जिससे कि कर निर्धारण अधिकारी स्वेच्छा से कर निर्धारण न कर सके। इसके अतिरिक्त यदि व्यवसाय में हानि हो तो भी लेखे रखने अनिवार्य हैं, क्योंकि व्यवसाय में हुई हानि का समायोजन अन्य आय से तभी हो सकता है जब कर निर्धारण अधिकारी असेसिंग ऑफिसर द्वारा हानि मान ली जाए। अतः क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ असेसी? विशिष्ट प्रकार का यदि पेशा करते हैं तो ऐसे पेशाकार जिनकी सकल प्राप्तियां पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,50,000 रुपये से जो है वह अधिक रही हो। तो यदि कोई करदाता उपयुक्त विशिष्ट प्रकार के पेशे में संलग्न हो और उसकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है पास्ट 3 ईयर्स में कभी भी 1,50,000 से अधिक रही है, या गत वर्ष में व्यापार प्रारंभ करने पर इस सीमा से अधिक होने की संभावना हो, तो उस व्यक्ति को अपने लेखे नियम 6F में वर्णित नियमों के अनुसार रखने होंगे। 6F के अकॉर्डिंग ऐसा पेशाकार जिनकी सकल प्राप्तियां पूर्व के 3 वर्षों में कभी भी 1,50,000 से अधिक नहीं रही हो, अथवा गत वर्ष में उनकी सकल प्राप्तियां जो हैं वह भी निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होने की संभावना हो, तो उसे लेखे तो रखने होंगे, परंतु लेखे का जो नियम 6F है के अनुसार रखना अनिवार्य नहीं है। उसे अपने लेखे इस प्रकार से रखने होंगे कि कर निर्धारण अधिकारी आय की गणना कर सके। यदि करदाता चाहे तो अपने लेखे नियम 6F के अनुसार रख सकता है। ठीक है। और थर्ड, अन्य व्यवसाय या अनिर्दिष्ट पेशाकार जिन्हें लेखा रखना अनिवार्य है। तो अन्य सभी व्यवसायियों, अदर बिजनेसमैन एंड नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हु आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। तो इसके अंतर्गत है अन्य सभी व्यवसायियों एवं अनिर्दिष्ट पेशा करने वाले व्यक्तियों के लिए लेखे रखना उसी स्थिति में अनिवार्य है जब गत वर्ष से पूर्व के 3 वर्षों में किसी भी वर्ष के लाभ का 2,50,000 रुपये से अधिक हो, अथवा सकल बिक्री या सकल प्राप्तियां 25 लाख रुपए से अधिक हो। इस श्रेणी में वर्णित करदाताओं के लिए आयकर नियम 1962 में अलग से कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। अतः इस श्रेणी में आने वाले करदाताओं को अपने लेखे इस प्रकार रखने होंगे जिससे कर निर्धारण अधिकारी कर योग्य आय की गणना सरलता से कर सके। When maintenance of books of accounts not necessary, जब प्रॉफिट और सेल्स ऑफ अ बिजनेसमैन इज लेस देन द स्टिपुलेटेड लिमिट एज मेंशन्ड अर्लियर, जो अभी मैंने पहले की आपको स्लाइड्स में समझाया ना, यदि कोई करदाता जो मैंने पहले स्लाइड्स बताई है उन 2 श्रेणियों में नहीं आता है, 6F और 6F के अंतर्गत भी नहीं आता है, जो मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी बताई, तो ऐसे करदाता के लिए अपने व्यवसाय अथवा पेशे के लिए लेखे रखने अनिवार्य नहीं है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो ये पूरा वीडियो समझाया है इसको आप कंप्लीटली व्यू कीजिए, इसको आप लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद इस पर आप अपने कमेंट करना न भूलें। साथ ही साथ मैं जो आप लोगों को असाइनमेंट दे रही हूँ वो असाइनमेंट भी आप कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स के लिए अपने नोट्स प्रिपेयर्ड कर लीजिए ताकि जो जो मेरे वीडियो में आपको रोज़ के असाइनमेंट मिल रहे हैं उसे आप कंप्लीट करें। रेफरेंस बुक्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे भी आप लोगों को बता दी। अलग अलग ऑथर की आप लोग रेफरेंस बुक्स लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए। क्वेरी है तो मुझसे आप डिस्कस करें, और इसी तरीके से आप जो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे तो वो आपका वे ऑफ अटेंडेंस माना जाएगा। स्टूडेंट्स, जिस YouTube चैनल पे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे कॉलेज का YouTube चैनल है, तो उस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो आज का जो आपका असाइनमेंट है वो ये है, व्हेन इट इज़ कंपल्सरी टू मेंटेन अकाउंट्स इन अ बिजनेस। ये स्टूडेंट्स मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अगर ये क्वेश्चन बनता है तो ये आपका 10 नंबर से लेकर के 15 नंबर, यानी भाग ब और भाग स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। भाग ब में आता है तो हम 200 से 250 शब्दों में देते हैं, स में आएगा तो हमें उसको 300 शब्दों में देना होगा। तो उसमें स्टूडेंट्स आप इस बात का ध्यान रखें
कि आप सेक्शन 44AA को इसमें समझाएंगे और सब पॉइंट में जिस तरीके से मैंने आपको अभी स्लाइड्स में बताया है और समझाया है उस तरीके से उसका आप आंसर लिखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।